बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक इंडिया में वर्ल्ड कप खेला जाना है और जिसके लिए पाकिस्तान की टीम का आज बाकायदा तौर पर ऐलान हो गया। 15 रुकनी पाकिस्तानी टीम है इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी और एशिया कप में जो टीम खेलती हुई दिखाई दी उनमें सिर्फ एक अनफिट बॉलर हमारे पास जो थे उसके नेमुल बदल पर हसन अली टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई दिए हैं। हसन अली की कारकर्दगी के हवाले से अगर बात कर लें तो गो के वो माजी में बड़ी ज़बरदस्त है, बड़े टूर्नामेंट्स के बड़े खिलाड़ी के रूप में सामने आते हुए ज़रूर दिखाई दिए हैं, लेकिन इतने बड़े इवेंट के लिए टीम से बाहर रहना और फिर अचानक टीम के अंदर वनडे टीम में शामिल होना एक सवालिया निशान बनता दिखाई दिया सेलेक्टर्स के लिए। गो के अब टीम का ऐलान हो गया है, 3 ट्रेवलिंग करते हुए प्लेयर्स भी इस टीम के साथ नज़र आएंगे और ये कहा जा रहा था कि कुछ अरसे कबल के 15 रुकी स्क्वाड में इब्रार अहमद टीम के साथ होंगे, लेकिन ट्रैवलिंग करने वाली टीम में इब्रार अहमद ज़रूर मौजूद हैं। उनके साथ साथ मोहम्मद हारिस मौजूद हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद वो इस स्क्वाड का हिस्सा ना हो, सरफराज अहमद टीम का हिस्सा बनते दिखाई दें, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया और एक दफ़ा फिर मोहम्मद हारिस कप्तान का एतमाद हासिल करते दिखाई दिए, साथ साथ सेलेक्टर्स का एतमाद हासिल करते दिखाई दिए, मैनेजमेंट का एतमाद हासिल करते दिखाई दिए और सबसे बढ़कर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जगह अशरफ का एतमाद हासिल करते हुए दिखाई दिए। इस हवाले से आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे टीम स्क्वाड के हवाले से, फिर मोहम्मद हफीज़ के हवाले से भी बात करेंगे। मोहम्मद हफीज़ ने भी आज बाकायदा तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, वो टेक्निकल कमेटी के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक थी। क्या वजह बनी इस पर भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं इमन रिजवान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ मौजूद हैं जमील अहमद साहब है जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले जमील साहब की तरफ चलते हैं। जमील साहब है टीम में आपने गो के कुछ अरसे कबल हमारे ही शो पे बैठकर टीम के हवाले से बातें की थी और क्या समझते हैं कि इस टीम में आपके मुताबिक ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं या ऐसे लड़के मौजूद हैं जो अभी हाल ही में हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी एशिया कप के अंदर, लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पर उसी टीम का इंतखाब किया गया है। गो के अगर हम देखें तो इसमें तजुर्बे के तौर पर हसन अली टीम का हिस्सा बने। गो के बहुत से माहिरीन तज्जिया निगार यही कह रहे हैं कि शायद हसन अली बेहतर चॉइस थे बजाय इसके कि आप किसी नौजवान फास्ट बॉलर को टीम में डालते। अरशद इकबाल का नाम काफ़ी आ रहा था लेकिन हमने देखा वो भी इस स्क्वाड का हिस्सा बनते दिखाई नहीं दिए। देखें टीम तो कमोबेश वही है जो कि तकरीबन काफ़ी अरसे से जो है ना वो एक साथ होकर खेल रहे हैं। अब जहाँ तक आपने बात की है ना तो मैं समझता हूँ कोई तब्दीली तो टीम में नहीं हुई, सिर्फ ये हुआ है कि नसीम शाह जो कि अनफिट हुए उनकी जगह पे हसन अली जो है ना वो आ गए, जबकि लोगों का ख्याल ये था शायद जमान खान जो है ना उनको रिप्लेस करेंगे। लेकिन इसमें ये होता है कि जब मीटिंग्स होती हैं और कप्तान हो, फिर चीफ सेलेक्टर हो, फिर क्या कहते हैं मिक्की आर्थर की राय अपनी है और फिर हेड कोच की अपनी राय ग्रैंड बैडबैंड की, तो ये सारे लोग जो है ना मिलकर अगर किसी चीज़ पर मुत्तफिक हुए हैं, मैं समझता हूँ जो मेरी ज़ाती राय है और जो मैंने जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि कप्तान का जो वोट था ना वो हसन अली की तरफ था और वो चाहते थे कि हसन अली जो है वो टीम में आए। अच्छा, हसन अली जो है वो आपको पता है कि इन और आउट रहे हैं। 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसके अंदर वो बेस्ट बॉलर हुए थे। उसके बाद 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें उनकी कारकर्दगी की कोई खातिर खां नहीं रही और फिर वो इंजरी का शिकार भी हुए और फिर इन और आउट। फिर आपको याद होगा कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का एक पूरा सीजन खेलने के बाद उन्होंने कमबैक किया, सेंचुरी भी स्कोर की थी, सेंचुरी भी की उन्होंने फाइनल मैच के अंदर सेंचुरी की और उसके बाद फिर वो आए और अच्छी कारकर्दगी, फिर बीच में उनकी कारकर्दगी थोड़ा सा 19-20 रही तो टीम से बाहर होते रहे। हमारे यहाँ असल में ये पाकिस्तान में कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा कि जो टीम के साथ चल रहे होते हैं ना वो लोग जो है ना वो बाहर हो जाते हैं और जो घर में बैठे होते हैं वो आकर जो है ना टीम में शामिल हो जाते हैं। तो मेरे लिए कोई मतलब ये कि चौंकाने वाला कोई इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, ये जो आपने ट्रैवलिंग रिजर्व जो 3 लड़के रखे, देखिए अगर आप यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना कि मिसाल के तौर पर मोहम्मद हारिस है, इस पर हम बहुत बात कर चुके हैं। मोहम्मद हारिस की कारकर्दगी जो है ना हमेशा आपने देखा कि 6 वनडे जो उसने खेले हैं उसमें 30 रन हैं और 30 रन का मतलब ये है कि अभी उसको देखें एक हमारे यहाँ जो खराबी पैदा हो रही है ना वो कहाँ हो रही है कि हम T20 का प्लेयर है ना उसको हम ज़बरदस्ती जो है ना वनडे में, आपको पता है जब इसने T20 में परफॉर्म किया था पेशावर ज़ल्मी की तरफ से तो इसको ये टेस्ट टीम में ले आए थे। बिल्कुल ऐसा हैरान कुन मतलब इसका वो था सिलेक्शन था कि भाई एक ने T20 में वो किया, आप उसको टेस्ट टीम में ले आए।
तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो नहीं होनी लेकिन चाहिए। जॉन साहब, आप क्या समझते हैं कि मोहम्मद हारिस के टीम के साथ ट्रैवल करने और फिर हम देखते हैं कि सरफराज के लिए बड़ी बातें हो रही थी, अगर सरफराज टीम का हिस्सा होते तो मोहम्मद रिजवान पे शायद प्रेशर होता, क्योंकि माजी में हमने देखा जब वक़ार यूनुस हेड कोच थे तो उस वक्त भी सरफराज टीम का हिस्सा थे, मैचेस नहीं खिलाए जा रहे थे, फिर उन्हें मौका दिया गया, फिर उन्होंने रन किए और फिर उसके बाद वो कप्तानी के फ़राइज़ भी अंजाम देते हुए दिखाई दिए थे। देखें, दबाव तो नहीं होना चाहिए, यही तो एक मुकाबले। अगर अब आप वहाँ देखें ना, केएल राहुल भी खेल रहा है ना, ईशान किशन भी खेल रहा है, तो ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब दबाव। देखें, बात क्या है कि अगर मिसाल के तौर पर मिडिल ऑर्डर के अंदर आपको ज़रूरत पड़ती है ना, तो सरफराज एज ए बैट्समैन भी खेल सकता है। वहाँ की जो पिचेस होंगी ना, वहाँ पर आपको सरफराज की याद ज़रूर आएगी। वजह यह है कि आप, ठीक है, मैं मानता हूँ ये जो ना क्या कहते हैं, आपका इफ्तिखार भी परफॉर्म कर रहा है, सलमान अली आगा भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो तजर्बा सरफराज के पास है स्पिन ट्रैक पे, देखें आपकी टीम के जिस तरह रिजवान जो है ना स्वीप मारने के अंदर बड़ी महारत रखते हैं, इस तरह सरफराज से बड़ी महारत है, और बहुत कम लोग आपने बाबर को बहुत कम आपने स्वीप मारते हुए देखा होगा। तो उन पिचेस के ऊपर स्पिन जो होता है, मतलब उसको मतलब ये जो ब्रेक को जो ना ख़त्म करने के लिए सारी चीज़ें के उसकी लाइन और लेंथ ख़राब करने के लिए बॉलर को, तो इस तरह के जो अगर प्लेयर अगर टीम के अंदर हो ना, तो मैं समझता हूँ कि इस्तेकाम हासिल होता है टीम को। लेकिन अब 12 उन्होंने वो किया, अब क्या वजह है कि इनका जो है ना पूरा का पूरा जोर जो है मोहम्मद हारिस पर है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, क्योंकि सरफराज की बात हो रही है जमील साहब, तो इसमें हम देखते हैं कि कप्तानी का भी बड़ा रोल नज़र आया है सरफराज का माजी में, और अगर सरफराज टीम का हिस्सा होते तो, क्योंकि बहुत सी गलतियाँ बाबर आजम ने एशिया कप के दौरान की है अपनी कैप्टनशिप के अंदर, शायद उनको सपोर्ट हासिल नहीं होता इस मौके पर। अगर सरफराज टीम का जहाँ पर वो बैटिंग का इस्तेकाम पहुँचाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर ये सरफराज कप्तानी को भी सपोर्ट करते दिखाई देते बाबर आजम। यकीनन होता है, देखें यहाँ पे भी होता, जो आपका जो ड्रेसिंग रूम है वहाँ पे भी होता है, जो आपका प्रैक्टिस सेशन होता है वहाँ पे भी होता है, हर जगह जो है जो सीनियर प्लेयर होता है ना, वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता है, उसकी वजह से जो टीम की कारकर्दगी है। देखिए, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, अगर आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा है ना, तो आपका जो रिजल्ट है ना वो बहुत अच्छा आएगा अंदर, तो ये मतलब देखा गया है। तो सरफराज के अच्छा, सबसे बड़ी बात है सरफराज जो है ना टीम मैन है, वो तो ना किसी के ऊपर कोई जो आपने कहा कोई दबाव या ऐसे कोई नहीं, वो तो दोस्तों की तरह मतलब सबको लेके चलना। अपनी कप्तानी में देखें आप, छठे नंबर से तो लॉबी का हिस्सा नहीं है ना बाबर आजम के वो। हाँ, ये तो होता है ना, वसीम अकरम की जो है ना अपनी लॉबी थी, इंजमाम की अपनी लॉबी थी, जितने भी लोग होते हैं ना 6-6 7-7 लड़के जो ना उसके अंदर होते हैं लॉबी के अंदर, और अभी भी लॉबी है उसमें भी 6-7 लड़के हैं। आप देख लीजिए, वो आपको टीम में ही ना नजर आएंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने टीम अनाउंस कर दी है, लेकिन मैं फ़खर जमान के ऊपर जो है ना सवालिया निशान है। अगर आप देखते हैं ना, कारकर्दगी की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आपको फिर उसके साथ लेना पड़ेगा ना, अब्दुल्ला शफीक को भी आपको लेना पड़ा। अच्छा, जहां तक देखें हारिस रऊफ, मतलब मेरी ज़ाती राय के अंदर वो 100% फिट नहीं है, चूंकि आपके पास क्या कहते हैं नसीम शाह नहीं है, तो आपने उनको ले तो लिया, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि शायद वो 100% फिट नहीं है। डॉक्टर जो सुहेल है उन्होंने तुमको खैर क्लियर करा दिया। आपने फिटनेस की बात की, तो मेरे इत्तलात के मुताबिक मुकम्मल तौर पर शादाब खान भी मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, उन्हें भी कुछ मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है पसली पे। तो हम समझते हैं कि यहाँ पर मुकम्मल वर्ल्ड कप के लिए जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है, मुकम्मल अगर 100% फिट होते तो वो खिलाड़ी जाते तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता, या फिर कप्तानी का जिस तरह हम चाह रहे हैं माजी में एक कप्तान को ग्रूम करना, अब हम शादाब को ग्रूम करते नजर आ रहे हैं। अब तो अगर कोई भी प्लेयर अगर मतलब ये कि वहाँ पर जाता है और कोई चीज़ ऐसी इंजरी होती है, तो ये जो आपके जो जितना भी स्टाफ बैठा है ना, ये इसका वो होगा ना, मेडिकल पैनल जो है इन्होंने किया है ना क्लियर, ये वो होंगे इसके जिम्मेदार। तो हमारे यहाँ तो 80% भी अगर प्लेयर जो है ना मतलब ये फिट होता है ना, और 20% अनफिट भी होता है, तो वो फिट ही करार देता है, क्योंकि यहाँ यही है ना कि जो एक दफा टीम से बाहर गया। बिल्कुल, इसकी माजी की बात पे थोड़ा सा करेंगे, एशिया कप पे फिटनेस और इस पे भी इमन हमारे साथ मौजूद है। इमन, इस टीम के हवाले से क्या कहेंगे, जो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ है, क्या समझती है कि इसमें सरफराज का होना ज़रूरी था, अम्माद का होना ज़रूरी था, और फिर 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर जमान खान का होना ज़रूरी था? बहुत शुक्रिया मोइन साहब। सबसे पहले मैं आज चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूंगी। जैसा उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक के हवाले से जो प्लेयर्स अभी सेलेक्ट हुए, तो उन्होंने कहा डोमेस्टिक में जो परफॉर्म कर रहा है, आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करें और टीम में आए, चाहे वो आमिर हो या फिर सरफराज हो। तो एक बात बड़ी डिफ़िकल्ट है कि ठीक है, सरफराज तो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, उसकी 15 सेंचुरीज अगर हम देखें फर्स्ट क्लास में, उसके अलावा अभी रिसेंटली 2 सेंचुरीज भी की, तो इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको हारिस की नज़र आ रही है, जिसका अगर
मैचेस के अंदर बिल्कुल। 30 रन है वनडे में, और यही, और उनकी 7.5 की एवरेज है ओडीआई में, और फर्स्ट क्लास में भी देखें तो उनकी 21 की एवरेज है। और सरफराज की बात करें, उनकी फर्स्ट क्लास में 41 की, और वनडे की बात करें उनकी एवरेज बहुत बेहतर है। तो हारिस किस बेसिस पर शामिल हुआ? अगर आपको डोमेस्टिक की ही परफॉर्मेंस देखनी थी तो हारिस किस बेसिस पर हुआ, ये एक सवालिया निशान जरूर अच्छा है। सवालिया निशान है इसमें। अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट के अंदर एशिया कप खेला गया था, फ़खर जमान भी कोई कारकर्दगी नहीं दिखा पाए थे, लेकिन वो 15 रुकनी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हो गए। क्या समझिए कि यहाँ पर इनका भी इंतखाब सही रहा? देखिए फ़खर ज़मान पर पाकिस्तान टीम, क्योंकि अभी अब्दुल्ला शफीक की अगर हम बात करें, वो काइंड ऑफ बेटर हैं कि थोड़ा सेट होंगे और फिर वो रन्स की तरफ जाते हैं। लेकिन फ़खर क्योंकि कहा जाता है बड़े मैच के प्लेयर हैं, और इस साल भी उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। स्टार्ट की जब हम एयर की बात करें, न्यूजीलैंड सीरीज़ थी और उसके अलावा 3 सेंचुरीज भी उन्होंने स्कोर की, 180 उनका स्कोर था। अभी उनका इशू टेक्निक का आ रहा है, वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। एक चीज़ बड़ी वो हो रही है कि वो अपने गलत शॉट्स की वजह से आउट हो रहे हैं। तो अगर नेदरलैंड में वो एक आध अगर 80 या 100 भी कर लेते हैं तो आई थिंक उनको जो है इनका मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। अभी वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, उनकी टेक्निक जो इशू आ रहा है वही इशू है। टेक्निक इशू आ रहा है। जमीन साहब, इस टीम के अंदर अगर हम देखें तो वसीम जूनियर टीम का हिस्सा बने हुए नज़र आ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं कि इनका इंतखाब भी सही है? फिर मोहम्मद नवाज़ भी आपको ऑलराउंडर, उसामा मीर भी अच्छी बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं कि अब 3 के अंदर अगर हम देखें तो तीनों के अंदर में ट्राई पड़ता नज़र आ रहा है। 3 में से एक प्लेयर ऐसा होगा जो टीम का 11 रुकनी टीम का हिस्सा बनेगा। नहीं, मेरा ख्याल तो मुझे तो कोई इसमें इबाम नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो ये लग रहा है कि नसीम शाह की जगह हसन अली टीम में आ जाएंगे, बाकी वही टीम खेलेगी आपकी जो खेलती आई है। मतलब ये जो इमाम उल हक और फ़खर ज़मान और बाबर आजम, रिजवान, फिर लेकिन ये अभी लास्ट परफॉर्मेंस अब्दुल्ला शफीक को शायद पाकिस्तानी सेलेक्टर उसे साइडलाइन कर देंगे, ये मैचेस में खिलाएंगे। जो जाहिर है उसने 50 किए हैं, लेकिन ये कि जब भी तो उसका नाम आ गया, अगर नहीं करता तो शायद नाम भी नहीं आता उसका, समझे ना। तो जो नज़र आ रहा है, सलमान अली आगा, इफ्तिखार, शादाब, और फिर नवाज़, और फिर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, उसके बाद हसन अली, ये 11 प्लेयर तो आपके हैं। बाकी जो आपके 4 प्लेयर रिजर्व के अंदर हैं, आपने एक ओपनर रखा है रिजर्व के अंदर अब्दुल्ला शफी, एक मिडिल ऑर्डर में रखा है आपने सऊद शकील, एक आपने स्पिनर रखा है उसामा मीर, और एक आपने जिसको आप ऑलराउंडर कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, मतलब जो लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता हूँ उसको, मोहम्मद वसीम जूनियर को ऑलराउंडर का, उसकी वो नहीं है ना कारकर्दगी। पांड्या को मानता हूँ मैं, हार्दिक पांड्या को मैं मानता हूँ कि जो जिसको ऑलराउंडर कहते हैं ना, मैं वो जो एक गुजर गए जैक कैलिस, अगर वो बॉलिंग करता था वो लगता था बॉलर है, अगर बैटिंग करना था तो लगता था उसको कहते हैं ऑलराउंडर। तो माजी में हमारे पास भी थे अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, वो ऑलराउंडर। इमरान खान बहुत बड़े ऑलराउंडर थे। इमरान खान के वर्ल्ड कप के जो आपने देखा ना, उसके अंदर खुद बैटिंग करने आ गए, 3 नंबर पे 71 रन की इनिंग खेल के पाकिस्तान को बड़ी तनकीद हो रही थी जब वो बैटिंग करने आए थे। नहीं, तनकीद इसलिए हो रही थी कि 31वें ओवर में आपके 100 रन हुए थे वर्ल्ड कप के अंदर, और बाद में आपने जब वो किया तो 249 पे फिनिश किया था। तो ये तो एक प्लानिंग का हिस्सा होता है ना। तो बात यह है कि अब आपने वसीम जूनियर को आपने रखा है, तो मेरा मतलब अगर आप मुझसे वो करें तो मैं समझता हूं कि जमान खान जो है ना बेटर देन जो है ना वसीम जूनियर के। जी बिल्कुल ज़बरदस्त बात आप कह रहे हैं। फिर इब्रार का इंतखाब ड्राइविंग टीम के साथ मौजूद रहेंगे। इब्रार है, क्या अपने बैटर्स को हम प्रैक्टिस सेशन के लिए इब्रार को यूज़ करेंगे या फिर किसी को इंजेक्ट करके टीम में दाखिल कर लेंगे? नहीं, वो तो देखें, इब्रार तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंजर्ड होता है तो मिसाल तौर पर अगर कोई होता है तो फिर आपके पास अभी तो उसामा मीर है ना, उसके बाद ही उसका नंबर आता है तो मुश्किल लगता है। ये जो आपके ट्रैवलिंग रिजर्व है ना, ये ग्राउंड में जो है ना मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम शेयर नहीं कर सकते, ये सिर्फ होटल में रहेंगे। जब आपका प्रैक्टिस सेशन होगा वहां जाएंगे और वो सारा उसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन जिस दिन मैच होगा उस दिन ये नहीं जा सकते ड्रेसिंग रूम के अंदर। तो ये भी वो है। तो बहरहाल ये मतलब ये कि देखें, एक यंग प्लेयर है और उस पर मतलब एतमाद है और उसने आउट किया है, क्योंकि हमारे स्पिनर्स ने एशिया कप के अंदर परफॉर्म नहीं किया ना, तो इस वजह से। तो मैं समझता हूं कि आपके पास एक ऐसा प्लेयर था मौजूद, इमाद वसीम, जो कि जिससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा पहुंच सकता था। उसकी फॉर्म भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मतलब बैटिंग, और आपको अगर नए गेंद से, जैसे नसीम शाह नहीं है, तो नए गेंद से आप उससे करवा सकते। तो आप समझते हैं कि उसामा मीर को बेशक तजुर्बे के बेस पे मोहम्मद नवाज को लेके जाते हैं, उसामा मीर के लिए भी कैरियर बड़ा पड़ा था, वहाँ पर आप इमाद वसीम को टीम के लिए हिस्सा बना लेते। असल में इसको लेके चले, देखिए एक कप्तान का वो होता है ना, एतमाद होता है। कप्तान का एतमाद अगर इमाद पर नहीं है तो आदमी कुछ नहीं कर सकता ना। उसका जो है ना उसामा मीर के ऊपर है। उसामा मीर ने जब से वो आया है उसको उतने मौके नहीं मिल रहे हैं वनडे में ख़ास तौर पर, लेकिन जब से वो आया है कारकर्दगी तो उसकी अच्छी है। लेकिन ये कि देखें ये नवाज में से और इमाद वसीम में से
एक को होना था। अब अगर नवाज आ गया तो फिर इमाद का जो है ना ये, तो तमाम लोगों को यही ख्याल था कि जो है ना वो अगर उसकी जगह पे लिया जाता तो ज़्यादा मुनासिब होता। ज़्यादा बाबर का मैच विनर है। बाबर ने कहा था कि नवाज मेरा मैच विनर है। वो मेरे ख्याल में शायद एक इंडिया के खिलाफ उन्होंने इनिंग खेली थी, उसके बाद से शायद कप्तान के सितारों का तारा बनते दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद नवाज है। दूसरी तरफ अगर बात करें हम तो इस टीम के सलमान अली आगा भी मौजूद हैं, इफ्तिखार भी मौजूद हैं। कितना एडवांटेज है कप्तान लेते हुए दिखाई देंगे इमन, क्योंकि हमें स्पिन ट्रैक पे ज़्यादा मैचेस खेलने हैं। बिल्कुल। पहले मैं सर की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी। सर ने वसीम जूनियर और जमान खान के हवाले से कहा था कि वसीम जूनियर जो है बेटर है जमान खान से। तो पीसीबी का या जो सिलेक्शन कमेटी है उनका माइंडसेट मुझे लगता है कि जमान खान जो है डेथ ओवर का बॉलर है और वो नई बॉल के साथ इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा, और वसीम जूनियर का ये है कि वो मिडिल ओवर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ऑल्दो उनकी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज रिसेंटली नहीं रही हैं, लेकिन पीसीबी की शायद थॉट ये है कि वो इम्पैक्टफुल रहे। जिमी साहब क्या कहेंगे इसकी जवाब का? बात सही कर रही हैं। नहीं देखें, बात सही, देखिए मैं आपको बताऊँ, ये जो पीसीबी जो सोच रहा है ना वो उसकी अपनी सोच है। मैं बात करता हूँ कारकर्दगी की। देखें वसीम जूनियर जो है उनकी कारकर्दगी उस मेयार की नहीं है। जमान जो है ना, जमान देखें आपने उससे जो है ना आखिरी ओवर कराया ना यहाँ पर आप आगे, इसका मतलब नहीं वो खराब बॉलर है, ठीक है ना। आपका अगर शाहीन शाह अफरीदी होता वो भी रन खा सकता था, वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जितना एतमाद मैंने उसमें देखा है जमान खान के अंदर, मिडिल में आके और अगर वो बॉलिंग करने का वो है ना, तो मैं समझता हूं कि हमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना मिडिल में, तो आपके जो हालांकि सबसे ज्यादा बॉलिंग ऑप्शन है आपके पास, आपके पास शादाब आपके पास है, 7 बॉलर है आपके पास, शादाब आपके पास है मिडिल तीन तो आपके पास ये हो गए ना, 5 बॉलर हो गए। फिर आपके पास जो है ना क्या कहते हैं ये नवाज है, शादाब है, फिर इफ्तिखार है, फिर सलमान अली आगा है, तो आपके ऑप्शन तो बहुत हैं। तो जहां तक ताल्लुक वसीम जूनियर का है, तो मुझे लगता है कि अगर कोई प्लेयर आगे पीछे होता है या परफॉर्म जैसे हसन अली से नहीं होता तो शायद उसको लेकर आए। लेकिन ये कि फिर वही बात आती है ना कि अगर कप्तान जो है वो अगर उस पर वो ज्यादा भरोसा, देखिए जब टीम सिलेक्शन होता है ना तो कप्तान की राय को बहुत अहमियत दी जाती है। टीम उसने लड़ानी होती है, समझे। अगर कोच और कप्तान किसी प्लेयर के एक पेज पर हों तो मैं समझता हूं कि फिर तमाम लोग सरेंडर कर जाते हैं। सब 3 दिन पहले जब तमाम ही टिक टाइम बैठे हुए थे और उन्होंने एक फ़ैसला किया था, तो ऐसा लगता था कि इब्रार पन्ना रुकनी स्क्वाड का हिस्सा होंगे, लेकिन वहाँ शायद फ़ैसला यही होता नज़र आया कि मोहम्मद आरिस से ट्रैवलिंग में रखा जाए, इब्रार ट्रैवलिंग में हो, जमान ट्रैवलिंग में हो। ये शायद पहले से सेट थी। नहीं, असल में होता यह है कि जो गुफ्तगू चल रही होती है ना और जो चीज़ें बाहर आती हैं तो हर आदमी अपने अंदाज से उसको बयान कर रहा होता है ना। देखिए फाइनल तो टीम ने जो है ना वो अभी भी आप कुछ नहीं कह सकते। 28 तारीख तक का टाइम है ना आपके पास, तो अभी हो सकता है कि आप कोई भी चेंज कर सकते हैं 28 तक। अभी टीम तो इन्होंने कर दी है ना, चांसेस तो कम है, वैसे कर सकते हैं आप 28 तक। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कोई वो नहीं है कि जो हम भी सुन रहे थे ना नाम, क्या 15 रुकनी आ गया, अबरार का हो गया या उसका हो गया, ऐसा जो अच्छा हसन अली का नाम देर में आया, लेकिन चूंकि अब अच्छा वहां पर इन्होंने जो उसको थोड़ा सा फोकियत दी है ना, मेरी जाती राय में वो एक्सपीरियंस के ऊपर फिर एक्सपीरियंस में फिर मेरी भी जो राय है उनके मुताबिक, अगर मैंने उनके जितने भी मैचेस देखे हैं, बड़े मैचेस में वो परफॉर्म करने वाला बॉलर है। रिवर्स स्विंग अच्छी करते हैं। देखिए मिडिल ओवर में आकर जो ना रिवर्स स्विंग जो है ना, इंडिया की जैसे पिचेस होती है ना इस टाइप की पिचेस पे, तो वो रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी करते हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है कि उनको जो है बेहतर इंतखाब समझ सकते हैं आप। बुरा नहीं है, मतलब जो अब आपके जो ज्यादातर हसनैन आपका अनफिट है, वो जो क्या कहते हैं नसीम शाह भी, एहसानुल्लाह भी अनफिट हैं, तो अब आपके पास वो नहीं, तो उसमें ये फिर हम कह सकते हैं, ये फिर कह सकते हैं। इस पे अगर हम बात कर लें मोहम्मद रिजवान और हारिस पे मज़ीद करते हैं मैंने, क्योंकि इस पे अगर हम देखें, मैंने जमील साहब से भी बात की कि क्या प्रेशर रहेगा अगर रिजवान के साथ हारिस मौजूद रहते तो कोई प्रेशर नहीं है। अगर सरफराज टीम का हिस्सा होता तो शायद प्रेशर रहता है, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो सरफराज की परफॉर्मेंस भी आपने बता दी, कैदर ट्रॉफी में 2 सेंचुरियाँ स्कोर कर चुके हैं। सेलेक्टर के आंखों का तारा क्यों नहीं बन पा रहे? क्या बाबर आजम नहीं चाहते कि एक अच्छे विकेट कीपर के साथ, जो पाकिस्तान का नंबर 2 विकेट कीपर है, वो टीम के साथ मुंसलिक रहे या मोहम्मद हारिस रहे?
देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं, अभी जो सिलेक्शन हुई है ना, थोड़ा बहुत दोस्ती वाला फैक्टर है, क्योंकि रिजवान अनकंफर्टेबल होता है अगर सरफराज टीम में होता है। टेस्ट सीरीज में भी हमने देखा था कि सरफराज जिस तरह की परफॉर्मेंस रही थी, पर रिजवान देखिए अपेरेंटली तो वो यही शो करता है कि नहीं सरफराज को मौका मिलना चाहिए, लेकिन अंदर क्या रीजंस चल रहे होते हैं। तो हारिस के होते हुए रिजवान को ऐसा खतरा नहीं है, और हारिस को वैसे भी मौका नहीं मिलना अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन होती है। लेकिन सरफराज का सेलेक्ट ना होना डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के बाद बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ चीफ सेलेक्टर कह रहे हैं आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करें तो आप आएंगे, लेकिन जब वो डोमेस्टिक में बंदा परफॉर्म कर भी रहा है तो आप उसे ला क्यों नहीं रहे। अच्छा, फिर पाकिस्तान का 2 प्रैक्टिस मैच है वर्ल्ड कप से कबल है। 6 तारीख को नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच खेला है। 2 प्रैक्टिस मैचेस से पाकिस्तान ने खेलने हैं। क्या समझनी इसमें आप प्लेयर्स को, जो आपके पास डग आउट पे बैठने वाले प्लेयर हैं, उनको आजमा लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, क्योंकि सऊद शकील को मुकम्मल तौर पर कोई मौका फराम नहीं किया गया। 2 बड़े मैचेज हैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के। क्या समझती हैं इन टीमों के खिलाफ जो है सऊद शकील को आजमा लिया जाए? बिल्कुल सऊद शकील को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अभी एशिया कप में भी हमने देखा है सच उन्हें मौका नहीं मिला। स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, और इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक को भी फ़खर की जगह मौका मिलना चाहिए। फ़खर की जगह मौका मिलना चाहिए। जमीन साहब, 2 मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, जो मैच वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान ने खेलने हैं। क्या समझते हैं इसमें सऊद शकील को मौका मिलता नज़र आ रहा है? क्या डग आउट है अगर आजमाना है बाबर आजम को, क्योंकि सलमान अली आगा मुकम्मल परफॉर्म कर चुके हैं, इफ्तिखार परफॉर्म कर चुके हैं। सऊद शकील के बारे में अब तक ऐसी चीज़ें, ऐसी इनिंग नहीं आई है कि लंबी इनिंग खेलते हुए दिखाई दे। एक मैच में उन्हें ज़रूर चांस मिला, लेकिन वो 9 रन पर रन आउट हो गए। आप समझते हैं कि ये 2 मैचेज़ हैं, इनमें उनको मौका फराहम कर दिया जाए ताकि कप्तान का कॉन्फिडेंस मज़ीद जो है हाई होता दिखाई दे? 2 मैच है ना, अगर एक एक करके भी मौका दें ना, मिसाल के तौर पर एक मैच में सऊद शकील को दे दें, एक मैच में अब्दुल्ला शफीक को दे दें, तो मतलब बुरा ऑप्शन नहीं है। और अगर नहीं खिलाएंगे और अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ ही जाएंगे तो फिर इनको जो है ना वो मैच प्रैक्टिस जो है ना जो होनी चाहिए, ज़ाहिर है इंडिया के अंदर और इतने क्राउड के सामने मतलब खेलना इतना आसान काम नहीं होता। कोई अगर ऐसा वो होता है फिर ये खेलते हैं, तो फिर अगर मौका दे दें तो इनके लिए अच्छा होगा, इनकी बेंच स्ट्रेंथ जो है ना वो स्ट्रांग होगी। और अगर नहीं देते मौका, मुझे चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि ये आपने देखा नहीं, ये तो नेपाल जैसी टीम के खिलाफ भी फुल स्ट्रेंथ खिला रहे हैं। आपको जो इंडिया के खिलाफ खिला रहे हैं वो नेपाल के खिलाफ भी। आपने बात की तो अहमदाबाद में 1 लाख से जायद 1,32,000 की गुंजाइश वाला स्टेडियम है। आप समझते हैं वहाँ पाकिस्तान को कितना सपोर्ट हासिल होगा वहाँ की क्राउड से, क्योंकि बड़े प्रेशर वाले मैचेज होंगे। क्योंकि पाकिस्तान अभी अगर देखें तो दोनों मैचेस बड़े प्रेशर में इंडिया के खिलाफ खेला है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो मैचेस हो गए ना, ये इससे मुख्तलिफ टीम है पाकिस्तान। ये एक अलग बात है कि 2 मैच हमने ख़राब ज़रूर खेले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें ना, हमारी कारकर्दगी जो है ना गुज़िश्ता जो 4-5 सीरीज़ में इतनी बुरी नहीं रही है, ठीक है ना। और ख़ास तौर पर जो है ना, आप देखें 2-3 महीने ना आप श्रीलंका में गुजार के आए। पहले आपने टेस्ट सीरीज़ खेली, फिर उसके बाद आपने जो है ना वो उनके साथ 3 वो खेले, अफगानिस्तान से आपने वो खेले, फिर लीग में जाहिर है वो लड़के आपके। अब एक गर्म मौसम के अंदर आपने फिर आपके पास ये एशिया कप के 4 मैच यहाँ हुए, 9 मैच आपने फिर वहाँ पर जाके जो ना वहाँ स्टे किया वहाँ के। तो ये सारी चीज़ें भी है ना, ये जो आपके जो लड़कों की इंजरी और ये सारी चीज़ें ना, ये भी इसमें इसका भी एक फैक्टर होता है जी। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो कि प्रोफेशनल प्लेयर हैं उनको अपने आप की अपनी फिटनेस, ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और ये जो एक वो हो रही है ना कि जो वो वहाँ पर टाइम कम था, और ये होता है PSL के अंदर भी ऐसा होता है कि आज यहाँ खेला, एक दिन के बाद आपको मुल्तान में खेलना है, फिर ये सब चीज़ों का तो अब सब आदी होते हैं। और ट्रैवलिंग सभी टीम्स ने की है इंडिया के अलावा। अगर देखा जाए बांग्लादेश भी पाकिस्तान आया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बट पाकिस्तान का ज़्यादा ही कुछ थकन ज़्यादा उन लोगों को फील हो रही थी। बिल्कुल अहमद, एक क्योंकि अभी इस पर मजीद भी बात करेंगे, मोहम्मद हफीज़ के हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब क्या समझती हैं कि कोई वजूहत तो बनी होगी आखिरी लम्हात में, क्योंकि टीम के ऐलान से कुछ देर कबल ही मोहम्मद हफीज़ के हवाले से खबर आई? अच्छा, टीम स्क्वाड से अनाउंस होने से पहले बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें चल रही थी, देखने में आ रहा था। कल मोहम्मद हफीज़ का जो है ऐसे रेजिग्नेशन देना सवालिया निशानों, जो रिसोर्स यही कह रहे हैं कि इमाद को वो फेवर कर रहे थे और सरफराज के हवाले से, और उनकी राय को अगर कंसीडर नहीं किया तो आई थिंक कि जो हफीज़ का डिसीजन है, PCB को उससे सीखना चाहिए कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जो PCB ने BCCI के साथ निगोशिएशन में किया था
कि वो अपनी बिल्कुल ही अपनी राय को जो है मध्यम कर दिया था और बिल्कुल ही बीसीसीआई के हाथों मजबूर हो गए थे। लेकिन कल मैं हफीज के फैसले को बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगी कि आपको अपने अंदर विल पावर पैदा करना पड़ेगी और जिस तरह हफीज का डिसीजन है मैं बिल्कुल हफीज़ के हवाले से मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से कबल हम मोहम्मद हफीज़ की इस्तीफ़े के हवाले से बात कर रहे थे। मज़ीद जमील साहब से भी बात कर लेते हैं इसी हवाले से। जमील साहब क्या कहेंगे मोहम्मद हफीज़ की इस्तीफ़े के हवाले से, क्या वजूहात बनी? क्या वो शायद कुछ दोस्ती यारियाँ निभाने से कासिर नज़र आए या फिर उनकी जो राय थी शायद वो टेक्निकल कमेटी ने नहीं मानी? मैं समझता हूँ कि आप चाहे मोहम्मद हफीज़ को लें या राशिद भाई को लें, राशिद लतीफ़ भाई को, उनके लिए मेरा ख्याल पीसीबी जो है ना वो सही मकाम नहीं है, वो वहाँ पर एडजस्ट होना उनको बहुत मुश्किल है। देखिए मैं आपको बताऊँ, मोहम्मद हफीज़ जो है ना, इनमें एक नाम इकबाल कासिम का भी ले लें। इकबाल भाई ने भी मना किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इकबाल भाई। देखें ये जो मोहम्मद हफीज़ है ना, ये आए थे ना टेक्निकल कमेटी के अंदर एज ए मेंबर, तो इन्होंने कोई तनख्वाह या तो ऑनररी काम कर रहे थे ये, तो इनका क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे लीग्स में इधर उधर इनका कांटेक्ट है ना, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है मैं पाकिस्तान के लिए जो कर सकूँगा वो कर रहे थे। अब जो जहाँ तक रिज़ाइन की बात है ना, अब मसला ये है कि जब इनको ये बैठे हैं और इनकी बात, अब इन्होंने किसी का नाम लिया और उसको कप्तान और कोच अगर दोनों मिलकर अगर वो करेंगे जनाब नहीं ये जो मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ मैं कि इमाद वसीम का नाम लिया तो वो नहीं, या वो तो फिर वो जाहिर सी बात है कि उनको अपना वो लगता है, जाहिर वो भी कप्तान तो रहे हैं ना पाकिस्तान के, तो ये चीज़ें आ रही हैं। कुछ वजूहात ऐसी हुई हैं ज़रूर कि सिलेक्शन के ऊपर ही कि जो मेरे ख्याल में उनके वो जाहिर है वो कुछ चाहते होंगे, लेकिन बहरहाल ये कि राय मेरी ज़ाती राय के अंदर वो अपनी राय तो दे सकते हैं, लेकिन फैसला जो है ना वो फिर करना तो सिलेक्शन कमेटी को ही है। सिलेक्शन कमेटी को इंतज़ाम को करना है फैसला, और जिस तरह उन्होंने फैसले किया, आप समझते हैं कि उन्होंने बाबर आजम से जो मशवरा किया था उसमें सरफराज के हवाले से कुछ डिस्कशन हुई होगी या फिर आप समझते हैं कि उस पर बात ही नहीं हुई होगी सरफराज के? बिल्कुल हुई होगी, एक एक लड़के पे बात हुई होगी, एक एक लड़के के ऊपर, इसलिए कि आके जवाब जो है ना, आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब तो इंजमाम ने देना है ना, इंजमाम वो देगा ना जवाब। लेकिन वो तो डोमेस्टिक को ज्यादा फोकस करते दिखाई कि जो लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा था। देखिए मैं आपको बताऊं, डोमेस्टिक में मैंने बता दिया ना आपको, 8 इनिंग जो सरफराज ने आखिरी खेली हैं उसमें 3 सेंचुरी हैं उसकी, और जो है ना 5-50 है। इंटरनेशनल के अंदर 2 सेंचुरी 11-50 हैं, तो उसका तो ये हारिस से तो कोई मवाजना नहीं है ना, अगर आप मुकाबला करने जा रहे हैं तो नहीं है। मैं ये कहता हूं कि हाँ इस वर्ल्ड कप के बाद हो सकता है कि सरफराज खुद ही कहते हैं कि भाई अब मैं जो है ना क्या कहते हैं सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट खेलूंगा, ये एक अलग बात थी। लेकिन ये देखिए पाकिस्तान का फायदा था सरफराज को सिलेक्ट करने के अंदर, पाकिस्तान का फायदा, वो सारी क्रिकेट खेली हुई उसने 2015 का बड़ा तजुर्बा इंडिया में भी सरफराज को रहा है, जिस तरह उन्होंने 19 चैंपियन बनवाया पाकिस्तान को। देखिए 2015 के अंदर भी क्या हुआ, वकार यूनुस वो थे ना ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जो हो रहा था, नहीं खिला रहे थे, जब दबाव आया बहुत प्रेशर आया उनको खिला दिया, ओपन खिला दिया, वो तो वहां जाके रन कर दिए, फिर नीचे आके कीपिंग की, वहां पर मतलब 6 कैच पकड़ लिए। तो अब उसके बाद जो है ना 17 के चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी, 19 का वर्ल्ड कप खेला, 15 का वर्ल्ड कप खेला, तो मतलब वो तो सब कुछ सारी चीजें वो तो सरफराज ने, इस वक्त पाकिस्तान को सरफराज की जरूरत थी, मैं ये कह रहा हूं। तो अगर सरफराज को लेते तो पाकिस्तान को फायदा होता, पाकिस्तान को फ़ायदा होता है। लेकिन चीफ सेलेक्टर इंजमाम साहब शायद कुछ और सोचते दिखाई दिए, बाबर आजम कुछ ज़्यादा सोचते दिखाई दिए, मोहम्मद हारिस पे ज़्यादा फोकस देते हुए नज़र आए। दूसरी तरफ हमने देखा कि 2 लड़कों को टीम में इंक्लूड किया गया था एशिया कप पे, एक शाहनवाज धानी थे, दूसरे जमान खान थे। अगर देखें तो इंडिया की विकटों के लिहाज से शाहनवाज धानी को कहाँ देख रहे थे कि इस टीम के अंदर वो नज़र आ रहे थे आपको? देखिए बात ये कि अगर ये लोग ये 2 फास्ट बॉलर थे ना, तो अगर पहले ये तरजीह देते ना तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो जमान खान को ही देते, और बाद में इनका जो अच्छा फिर चूँकि हसन अली को लाना था इनको, तो जब हसन अली को लाना तो 4 से ज़्यादा तो पेसर आप नहीं रख सकते ना वहाँ पर, आपने 4 वो रख लिए हैं पेसर, स्पिनर्स आपने 3 रख लिए हैं, तो बस अब जाहिर है कि एक कीपर, फिर 8 आपके पास बैट्समैन और ये तमाम चीज़ें, एक 7 बैट्समैन, तो ये टीम है आपकी, और ये टीम तकरीबन होंगी। इस टीम से क्या तवक्को अब रख रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को नीदरलैंड के खिलाफ पहला मैच है, वर्ल्ड कप का खेलना है 6 तारीख को, ओवरऑल कैसा देख रही है इस टीम को अब?
पहले तो ये बिल्कुल पाकिस्तान टीम जिस तरीके से थोड़ा मोमेंटम डाउन है अभी, जो एशिया कप की परफॉर्मेंस थी और भारत के बाद शिकस्त के बाद जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है टीम ने लूज़ किया था, वो हमें श्रीलंका के अगेंस्ट मैच में भी नज़र आया। अब क्योंकि वर्ल्ड कप बड़ा मार्का है और होना भी इंडिया में है, एक अलग साइकोलॉजिकल जो है प्रेशर होगा। और बाबर को हमने देखा स्पिन पर स्ट्रगल कर रहे थे श्रीलंका में भी और उसके अलावा वैसे भी टेस्ट सीरीज़ में भी। तो बाबर के लिए क्योंकि पिचेस भी वहाँ स्पिन फ्रेंडली हैं, तो बाबर को शायद वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है और वहाँ क्वालिटी स्पिनर्स होंगे, वहाँ जैम्पर भी होंगे और तबरेज शमसी और आदिल राशिद, क्योंकि हर टीम अपने स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ आएगी वहाँ, तो बाबर को थोड़ा संभलना होगा। और फिर मिडिल ऑर्डर में आपके इनिंग्स एंकर करने वाला अभी है सच प्लेयर नहीं है जो सरफराज की फॉर्म में हो सकता था। अगर आपका टॉप ऑर्डर अल्लाह ना करे फ्लॉप हो जाते हैं तो सिचुएशन मुश्किल हो जाएगी। लेकिन संभालने के लिए हमारे पास मिडिल ऑर्डर पे आगा सलमान मौजूद हैं, इफ्तिखार मौजूद हैं, क्या समझिए इनसे तवक्कुआत आपको ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा भरोसा बाबर आजम करते दिखाई दे रहे हैं दोनों बैटर्स? देखिए इफ्तिखार की अगर बात करें, इफ्तिखार की वही सिचुएशन है कि जिस दिन वो चल जाते हैं तो फिर वो रन करेंगे और कंसिस्टेंसी जो एक होनी चाहिए इफ्तिखार में, मिडिल ऑर्डर के लिए कंसिस्टेंसी और टेम्परामेंट बहुत मैटर करता है और वो पाकिस्तान टीम के मिडिल ऑर्डर में भी लैक कर रहा है। पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर पे मजीद भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे एमन के इस जवाब पर है कि वहाँ पर लैक अभी भी करता हुआ मिडिल ऑर्डर हमारा कमज़ोर दिखाई दे रहा है? आप समझते हैं कि ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, और फिर सपोर्ट के लिए मोहम्मद नवाज़ अगर खेल रहे होंगे तो मोहम्मद नवाज़ हैं, शादाब हैं, हसन अली भी बैटिंग कर लेते हैं। आप समझते हैं कि यहाँ पर जो एमन ने कहा कि सपोर्ट करते हुए नज़र नहीं आएंगे, आप बेहतर चॉइस समझ रहे हैं ये 4 प्लेयर्स को? देखें बात यह है कि मैंने कहा ना ऊपर से रन होंगे तो आपको यही प्लेयर बहुत मुख्तलिफ लगेंगे। अगर ऊपर से देखें दबाव में खेलना एक अलग होता है। अगर ऊपर की बात करें तो रिजवान और बाबर परफॉर्म करता है तो पाकिस्तानी टीम क्लिक कर जाती है, लेकिन अदरवाइज ऐसा देखने में नजर नहीं आता कि दोनों बैटर रन ना करें तो पाकिस्तानी टीम एक बहुत कम रन पर आउट भी हो जाती है। अच्छा आपने कभी नहीं, बहुत कम ऐसा हुआ है कि दोनों एक साथ रन करते हो, समझे ना, बाबर करें या रिजवान करें। अच्छा ऊपर से ओपनर का भी यही हाल है सेम। तो मैं तो शुरू से जो एक मुझे खदशात है ना वो मिडिल ऑर्डर के अंदर तो हैं कि जो इफ्तिखार हों या ये हों, तो हमने तो ये देखा है कि आपको मैचेस तो आके नीचे से नवाज ने जितवाएं, ये भी तो हुआ है, समझे ना। शादाब जो है, देखिए शादाब का बॉलिंग उनसे उस म्यार की नहीं हो रही जो जिसलिए उनको मतलब सिलेक्ट किया गया है। अगर आप उनका मवाजना करते हैं राशिद खान से करते हैं या क्या कहते हैं तबरेज शमसी से करते हैं या वो जो इंग्लैंड के जो आदिल रशीद से करते हैं, तो मैं समझता हूं कि इनकी कारकर्दगी है ना उस मेयार की नहीं है। तो अब जो है ना बात यह है कि कप्तान का चूंकि वर्ल्ड कप सर के ऊपर है तो वो चेंज नहीं करना चाह रहे थे। मैं समझता हूं कि उसामा मीर जो है ना, अगर 2 मैचों में शादाब से परफॉर्म ना हो तो मेरी जाती राय में उसामा मीर को जरूर चांस देना चाहिए, लंबा नहीं लेके जाना चाहिए। लंबा लेके नहीं जाना चाहिए जमील साहब। लेकिन इसमें एक फुकदान जहां पर मिडिल ऑर्डर पे हमारे पास है नज़र आ रहा है, आप जिस तरह कह रहे हैं, फिर अगर हम बॉलिंग का शोबा देखें तो हमारे पास मिडिल ओवर्स पे बॉल करने वाला कोई ऐसा बॉलर नहीं जहां पर विकटें निकाल सके। माजी में अच्छे स्पिनर्स हमारे पास हुआ करते थे, सकलन मुश्ताक, सईद अजमल, मुश्ताक अहमद, लेकिन अब ये फुकदान नज़र आ रहा है कि हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो 4-4 विकटें, 5-5 विकटें जो हैं उस मिडिल ओवर्स में आगे हासिल करे। देखिए इसकी मैं बताऊं, या हम जीनियन स्पिनर्स के साथ जाने नहीं चाहते? नहीं, आपको होना ये चाहिए था कि आपको वनडे में खिलाना चाहिए था उसामा मीर को और T20 में खिलाना चाहिए था शादाब को। अब आप उस बुनियाद के ऊपर जो है ना शादाब को खिला रहे हैं, T20 के बेस पे आप खिला रहे हैं। हाँ, तो ये भी एक मतलब फर्क है। देखिए वो आउट करने वाला बॉलर है उसामा मीर जो है ना, जो आप बात कर रहे हैं ना, तो उसके लिए उसामा मीर जो है ना वो बेस्ट चॉइस है मिडिल ओवर्स के लिए। बिल्कुल मिडिल ऑर्डर ओवर के अंदर वो देखें, अगर वो थोड़े बहुत रन दे देगा लेकिन वो आपको विकेट इससे आउट नहीं हो रहे हैं, रन भी खा रहे हैं और आउट भी हो रहे हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान टीम का तवाजुन खराब हुआ है। बिल्कुल, इस पे क्या कहेंगे मैंने आप? बिल्कुल सर ने बिल्कुल मैं सर की बात से अग्री करूंगी कि उसामा जो है अग्रेसिव स्पिनर हैं, वो आपको विकेट लेके देते हैं। अब हमने एशिया कप में भी देखा था पाकिस्तान, एक तो स्पिनर्स को विकेट ऑलरेडी नहीं मिल रही थी, नवाज थोड़े इकोनॉमिकल रहे लेकिन शादाब विकेटलेस भी रहे और इतने ज़्यादा उन्होंने रन कंसीड किए, इंडिया के अगेंस्ट भी देखा हम लोगों ने, तो वो चीज़ हम लोगों को बहुत ज़्यादा हॉन्ट किया था। तो उसामा क्योंकि पाकिस्तान कप में भी वो लीडिंग विकेट टेकर थे, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो आई थिंक शादाब अगर वाइस कैप्टन 1-2 मैच में रेस्ट कर लेगा तो कोई बहुत बड़ा जो है ऐसा गुनाह सरजद नहीं हो जाएगा, रेस्ट कर सकता है वाइस कप्तान भी। क्या कहेंगे इसी के जवाब पे? वाइस आपके कप्तान दोनों मैच जो शुरू के जो मैच है ना, जैसे नीदरलैंड से या श्रीलंका से है, तो आप खिला के उसको वो कर सकते हैं ना।
अगर आपको शादाब पे ज्यादा भरोसा है तो आगे वाले मैचों में उनको वो कर लें, लेकिन आपको चाहिए कि मतलब इनको वो दें, मौके दें। हो देखिए ना, जो आपका शेड्यूल बना है ना, आपके आसान मैच जो है ना वो पहले रख दिए, मुश्किल मैच आपके आखिर में, जबकि इंडिया के जो है ना मुश्किल मैच जो है ना वो पहले और आसान मैच। इंडिया को अपना रन रेट अगर ठीक करना होगा ना तो वो टीमें ज्यादा हाँ वो आसान हो जाएगा, उसके आसान हो जाएगा। चले मैच पे ही आ जाते हैं। अब जिस तरह बात हो रही है 2 प्रैक्टिस मैचेस के हवाले से, और टीम कम्बिनेशन को किस तरह आप देखेंगे, क्योंकि अगर अब्दुल्ला शफी आपने कहा कि दोनों को अगर एक मैचेस में मौका दे दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर हम देखते हैं फ़खर की फॉर्म नज़र नहीं आ रही है। अगर फॉर्म बेहतर नहीं होती है फ़खर की, तो आप समझते हैं कि नीदरलैंड के मैच में यकीनन फ़खर ही ओपन करते नज़र आएंगे। अगर वहाँ परफॉर्म नहीं करते तो अगला मैच हमारा 10 तारीख को है, वहाँ उन्हें मौका फराहम किया जाए या फिर अब्दुल्ला शफीक की मौका दे दिया जाए। मेरे ख्याल 2 मैच तो ये खिलाएंगे ना, सेम टीम खिलाएंगे 2 मैच के अंदर, और तीसरा मैच तो हमारा बड़ा मैच है इंडिया के खिलाफ। तो अब वो जाहिर सी बात है, अब जो इंडिया से आपका मैच 14 तारीख को मैच है आपका इंडिया से, तो वो इस पूरे टूर्नामेंट का निचोड़ है पाकिस्तानी टीम, क्योंकि सबसे हारिया इंडिया से हारता है तो फिर पाकिस्तान के लिए जो है ना बड़े मसाइल, खासतौर पर हमारी जो आवाम है। तो इसलिए जो ना मैं ये समझता हूँ कि 2 मैचों में इनको अपना कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, और बनाने के बाद इंडिया के खिलाफ, और आप इन 2 मैचों में लड़के चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन अगर 3 मैचेस में आप चेक कर सकते हैं, आपको समझ लीजिए 4 मैचेस आपको शुरू के ऐसे मिल रहे हैं कि जिसमें आप बैटर्स और बॉलर दोनों को चेक कर सकते हैं। इस खौफ से, इस हॉल से बाहर आना होगा हमें। हार के खौफ से, अगर आप हार का खौफ लेके जाएंगे तो जीत नहीं सकेंगे, तो आपको इससे बाहर आना होगा। हार और जीत को एक तरफ रख के ना आप अपना कॉम्बिनेशन बनाएं। इतनी बुरी टीम नहीं है, समझे ना। जब आप 8वें नंबर पे आपके नवाज खेलने आ रहा है ना, तो इतनी बुरी टीम नहीं है ना। तो आप अगर मिड और अच्छा रिप्लेस कोई ऐसा लड़का नहीं कर रहा है, मिसाल के तौर पर सऊद शकील है, वो कैसी फॉर्म में, आप अब्दुल्ला शफीक ने 50 किए में, कैसी फॉर्म है उसकी। फिर उसामा मीर अभी इंग्लैंड के अंदर जब आपने उसकी फॉर्म देख ली, वैसे भी यहाँ पे भी अच्छा खेल के गया था। तो आपके पास तीनों प्लेयर ऐसे बाहर बैठे हुए हैं कि अगर आप इनको रिप्लेस करेंगे तो आपकी टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो खराब नहीं होगा। मेरी जाती राय के अंदर टीम कॉम्बिनेशन बेहतर ही होगा, टीम कॉम्बिनेशन बेहतर नज़र आएगा। 1 अरब 20 करोड़ रुपए आईसीसी का फाइनल जीतने वाली टीम को दिया जाएगा। मैंने क्या कहेंगे, इतनी बड़ी रकम है, और आईसीसी देखते हैं मैं फीफा में तो वैसा ही वर्ल्ड कप अगर फुटबॉल का खेला जाता तो करोड़ रुपए उसमें नज़र आ रहे होते हैं। क्रिकेट में भी बड़ी चार्मिंग आ गई, बड़े पैसे आ गए हैं, जहाँ लीग में पैसे हो रहे हैं वहाँ पर अब इससे आईसीसी ट्रॉफी में भी पैसे की भरमार नज़र आएगी। कैसा देखती हैं इस टूर्नामेंट को, ओवरऑल वर्ल्ड कप को? बिल्कुल एक खतीर रकम जो है रिवॉर्ड के तौर पर रखी गई, और जितना बड़ा रिवॉर्ड होता है टीम्स के लिए भी उतना अट्रैक्टिव होता है। तो अच्छी बात है कि इतना बड़ा रिवॉर्ड रखा गया है, और टीम्स बिल्कुल ट्रॉफी के लिए और रिवॉर्ड की रकम भी काफ़ी बड़ी है, तो उसके लिए मुकाबला सख्त होने वाला है। मुकाबला सख्त होने वाला है। फाइनल 4 में किन 4 टीमों को जमील साहब आप देख रहे हैं? अगर उसमें पाकिस्तान को आप नज़र आ रहा है आपको? मुझे तो आ रही है नजर। मैं असल में हालिया कारकर्दगी को देखते हुए तो आप पेशन गोई कर रहे हैं या फिर टीम ऐलान के बाद? मैं जो है ना, मैं देख रहा हूँ इंग्लैंड को देख रहा हूँ, इंडिया को देख रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया को देख रहा हूँ, और मैं पाकिस्तान को देख रहा हूँ। यानी जनूबी अफ्रीका आपको कहीं नजर नहीं आ रही? मेरी अपनी जाती राय है, मतलब इसके अंदर मैं मतलब उसको नहीं देख रहा हूँ। जो आपने अभी सवाल किया था ना एमन से, जो सवाल किया आपने, देखें वर्ल्ड कप जीतना ना बहुत बड़ा एजाज होता है। 92 में जब हम वर्ल्ड कप जीत कर आए थे ना, तो वो इनामी रकम तो जो भी थी वो तो इनको मिलनी थी ना, वो तो खैर। लेकिन उसके बाद जो यहाँ कुछ मिला है उनको आके, देखिए आज तक उन खिलाड़ियों को याद रखा जाता है, नंबर 1, नंबर 2 कि इनको पूरे पाकिस्तान में पजीराई मिली। हर जगह से इनको कहीं प्लॉट मिल रहा है, कहीं पैसा मिल रहा है, कहीं मतलब लोकल गवर्नमेंट से लेके विफाकी हुकूमत हर तरफ से इनको जो है ना, मतलब पैसे की बारिश जिसे कहते हैं ना खिलाड़ियों पे, वो तो एक अलग चीज है। सिर्फ जीत जाना ये कुछ भी रकम नहीं है, इससे 4 गुना ज्यादा रकम मिलेगी इन लोगों को, और इनका नाम जो है पाकिस्तान की तारीख में हमेशा जिंदा अच्छा, रहेगा। बहुत से ऐसे 92 के प्लेयर्स हैं जो शायद बर वक्त टीम को ज्वाइन किया था लेकिन माला माल बन गए। उनमें भी बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो अब भी मौजूद हैं, उनके भी सितारे जो हैं अगर हम देखें तो बाकायदा चमकते हुए दिखाई दिए। ऐसे ही कोई प्लेयर पाकिस्तान का चमकता हुआ नज़र आ जाए, चमकता हुआ, तो आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई एक है? क्योंकि अभी टाइम है 28 तारीख तक, शायद कोई ऐसा प्लेयर पाकिस्तानी, उनको हमेशा देखते हैं कि वर्ल्ड कप से कबल कोई ऐसा प्लेयर को डाल दिया जाता है टीम के देखिए अंदर। आखिरी मोमेंट के अंदर जो है ना, वो क्या कहते हैं कि वो जो थे वकार यूनुस, वो अनफिट हो गए थे 92 के वर्ल्ड, वो बड़े उस वक्त बहुत पीक पर थे अपना जो है ना। सईद अनवर भी वो वाला वर्ल्ड कप जो है ना वो नहीं खेल सके थे। वसीम हैदर गए थे, बिल्कुल, वो जो फास्ट बॉलर के तौर पे, तो वो खेले तो नहीं, लेकिन जाहिर उस टीम का हिस्सा जरूर रहे वो।
और इकबाल सिकंदर थे, और वो भी एक मैच में 2 लेग स्पिनर खेले थे, मुश्ताक भी खेले थे और ये भी खेले थे। तो ये होता है, मतलब ये कि अब ये जो मिसाल के तौर पे अब जैसे ये हसन अली हैं तो, लेकिन कहीं थे नहीं ना सर्किल में, आ गए टीम के अंदर। लेकिन 92 की जो बात कर रहे हैं आप जमील साहब, उस पर हम देखते हैं कि इमरान खान ने जो कप्तानी की वो एक ऐसी टीम के साथ लीड कर रहे थे जो बहुत कमज़ोर टीम थी, फिर इजाज़ अहमद से भी उन्होंने बॉल करवाया। आप क्या समझ रहे हैं कि ऐसे ही सोच के साथ बाबर आजम को भी अब जाना चाहिए? देखिए वो तो उसने तो हार मानी नहीं ना, मतलब वो तो मतलब उसको तो वो था कि हम तो जीत के जाएंगे यहाँ से, आज़म होता है ना एक। आपने एजाज की बात की, आमिर सोहेल से भी बॉलिंग कराई, तो वो तो मतलब एक ऐसी टीम के साथ मतलब ये कि गए थे कि जो मतलब पहला मैच आप 10 विकेटों से हार गए थे वेस्ट इंडीज से, उसके बाद वो लग ही नहीं रहा था। लेकिन फिर जब आपने खेलना शुरू किया है और जो एक पॉइंट आपको बारिश की वजह से मिला, और फिर आप जो न्यूजीलैंड अनबीटन था उसको आपने सेमीफाइनल में हराया, फिर इंग्लैंड को आपने जिस तरह फाइनल में हराया। हमेशा न्यूजीलैंड के खिलाफ ही पाकिस्तान की कारकर्दगी बड़े मैच में क्यों हो जाती है? क्या वजह है या किस्मत है शायद न्यूजीलैंड की खराब है? यार वो उसने बहुत वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेले न्यूजीलैंड ने, वो बदकिस्मत है। और इसी तरह साउथ अफ्रीका भी बदकिस्मत है, 99 का वर्ल्ड कप आपको जीता हुआ जो है ना वो मैच हार गया, ऑस्ट्रेलिया जो है फाइनल में चला गया। 2-3 साल से पाकिस्तान का भी यही हो रहा है, बदकिस्मत, फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचकर वही साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वाली सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ही है पाकिस्तान, क्योंकि 4 दफ़ा पाकिस्तान ने भी सेमीफाइनल खेला है, फिर टाइटल भी पाकिस्तान ने जीता है। ओवरऑल इस टीम में ऐसी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान टाइटल ला सकता है। गो कि हमने बहुत सी खामियां ज़रूर इस टीम के हवाले से बातें की हैं, लेकिन उन खामियों को जो है मैं पब्लिक तक लाना ज़रूरी होता है। और इस टीम के हवाले से अगर हम बात करें तो ओवरऑल है सिर्फ तब्दीली ज़रूर हुई, हसन अली टीम का हिस्सा बने, लेकिन दूसरी तरफ कुछ नौजवान क्रिकेटर के साथ शायद ज़्यादती होती हुई नज़र आई। जिस तरह मैंने ज़मान की बात की थी, शाहनवाज़ धानी की बात की थी। आप समझते हैं कि इनमें शाहनवाज़ के लिए मैं क्योंकि ज़्यादा आवाज़ इसलिए उठा रहा हूँ कि शायद वो टीम के साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले खिलाड़ी थे, लेकिन उनको मुतअद्दिद बार मौका फराहम नहीं किया गया। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें शाहनवाज़ धानी जो है ना, वो अभी इनकी ज़ाहिर मजबूरी थी, इन्होंने खैर वहाँ बुला लिया श्रीलंका, लेकिन इन्होंने खिलाना ज़मान को ही था और वही मतलब उनकी पहली मतलब चॉइस थी। अब यहाँ पर अभी अगर आप देखते तो हसन अली चूँकि कहीं पर भी नहीं थे ना, तो यानी आप जो बात कर रहे हैं उसके मुताबिक तो धानी को ही आना चाहिए था, क्योंकि वही था सर्किल के अंदर और वही जो है ना वो। लेकिन वो देखिए आपने वहाँ नहीं भेजा ना उसको, जो अभी हमारे जो एशिया कप के अंदर आपने हसन अली को नहीं भेजा था, आपने इसको भेजा था। लेकिन क्या हुआ कि वर्ल्ड कप के लिए जब वो अनफिट हुए तो आपने फौरी तौर पर जो हसन अली को बुला लिया, जबकि हसन अली 8 महीने से कोई ऐसी क्रिकेट अभी जो डोमेस्टिक चल रही है इसके अंदर भी कहीं नजर नहीं आ रहे उनकी क्या फॉर्म है, क्या फिटनेस है। वो तो कुछ खिलाड़ियों के साथ जो जाती हुई उनमें एक अरशद इकबाल को भी आप देख रहे हैं। अरशद इकबाल का कैरियर जो है ना अभी काफ़ी मतलब यंग है वो, और उनको मतलब बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए और उनको जो है ना मेहनत करते रहना चाहिए। और पेशावर जल्मी से जो है ना वो मतलब आए थे, और वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे बॉलर हैं, और उनको वो अभी वहाँ भी गए थे, अपना जो जिम्बाब्वे गए थे इमर्जिंग के अंदर, और वो तो परफॉर्मेंस भी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है। और वो देखें ये नहीं, हमारे यहाँ तो देखिए इंजरीज होती रहती है ना, तो किसी वक्त भी जो है ना वो आकर और वो खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं। इमन, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो आपको लगता है कि इस 15 रुकनी स्क्वाड में होना चाहिए था और वो टीम में मौजूद नहीं है? पहले तो बिल्कुल इमाद वसीम और सरफराज 2 प्लेयर्स का मैं कहूँगी जिन्हें टीम में होना चाहिए था और वो टीम का हिस्सा नहीं है। और हसन अली के हवाले से मैं, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस की बात हो रही थी, तक 2018 के बाद से उनके जो 19 उस बाद जो ओडीआईज खेले हैं, तो 19 ओडीआईज में से 7 ओडीआई ऐसे हैं जिनमें वो विकेटलेस रहे हैं, और सिर्फ 2 मैचेस ऐसे थे जिनमें उन्होंने 1 से ज़्यादा विकेट लिए। तो उनकी परफॉर्मेंस तो है ही नहीं बिल्कुल ओडीआई में। एंड अगर लीग्स की बेसिस पर खिला रहे हैं तो फिर दूसरे प्लेयर कैरिबियन प्रीमियर लीग में इमाद बहुत अच्छी फॉर्म में, बैटिंग में देख लें या बॉलिंग में, तो इमाद भी फिर डिजर्व करता था अगर लीग्स की उस पर खिलाना है। इमन कह रही है कि इस टीम के अंदर सरफराज इमाद भी टीम का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन हमने देखा है कि चीफ सेलेक्टर ने जो टीम अनाउंस की है वो 15 रुकनी अच्छी टीम है, और हमारी दुआ यही है कि ये टीम वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए जीत के लेकर आए। जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इमन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।